नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की। टिफिन बैठक के दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र के विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने साथ ही कहा कि हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं और इस टिफिन बैठक का उद्देश्य है कि हम सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठकर संवाद करें। सदस्यता अभियान भी चल रहा है। इसके साथ साथ आज ये सभी का समरसता भोज और बैठक दोनों एक साथ हुई। संवाद कार्यक्रम भी हुआ है। कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए महानगर के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता के बहुत सारे सुझावों की मिले हैं। अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से पूरे समर्पण के साथ लगते हैं। तो उन्हीं का परिणाम उसी का प्रतिफल है कि हम सभी चुनाव में हमको विजय से मिलती है, जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज भी बहुत सारे सुझाव मिले और यहाँ से संकल्प भी लेकर जा रहे हैं सारे लोग कि इस बार पार्टी का अभियान पूरी तरह से सफल बनाएंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तराखंड राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि इस तरह के सम्मान से शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शैलेश मटियानी जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार हमारे शिक्षक अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करते रहें और उत्कृष्ट कार्य करें, इसी के हेतु शुरू किया गया था। और आज 19 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से ये सारे शिक्षक हमारे समाज में, राज्य के लिए एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे और शिक्षा जगत में जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, आज अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड के परिवार ने, उत्तराखंड के प्रदेश ने अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज सम्मानित किया। सच कहूं तो ऐसा लगा कि हमने अपने भविष्य के निर्माण को आज सम्मान दिया है। हमारे लिए हमारा जो भी फ्यूचर है वो हमारे युवा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। और आज के दिन पर जो हमने संकल्प लिया है कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से हम राष्ट्र के निर्माण की तरफ अग्रसर हों। अपने माननीय मुख्यमंत्री और वहीं भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम शुरू हो गया है। रुद्रपुर के बीजेपी जिला कार्यालय से उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा भाजपा में सदस्यता अभियान की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई है। इस दौरान उधम सिंह नगर बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल के द्वारा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए प्रमाण पत्र सौंपा गया और शुभकामनाएं दी गई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि देश की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान 1.5 माह तक 3 फेज में चलेगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी के साथ जोड़कर बीजेपी की रीति और नीति के बारे में बताया जाएगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे संगठन पर राष्ट्रीय जो हमारा सदस्यता अभियान 2024 है उसकी शुरुआत दिल्ली में 2 सितंबर को करी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता ग्रहण करवाई और फिर 3 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने सदस्यता अभियान शुरू करवाई। इसी के क्रम में आज उधम सिंह नगर जिले में हमारे जो जिलाध्यक्ष हमारे भाई कमल जिंदल जी,
उन्होंने आज आपने देखा किस तरीके से मुझको और हमारे साथ पार्टी के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को आज सदस्यता ग्रहण कराई है। और वही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। आदित्य कोठारी ने कहा है कि केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है। ऐसे में संगठन को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर टीम गठित की गई और जल्द ही टीम केदारनाथ जाकर वहां की छोटी छोटी समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए और कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनाव में काम करना है, इसको लेकर रणनीति तैयार करेगी। आदित्य कोठारी ने कहा कि केदारनाथ में कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस को दिया जाएगा। देश न्यूज जी, उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा हमारी विधायक शैला रानी राउत जी के निधन के पश्चात खाली हुई है और यथाशीघ्र संभावना है कि वहां के चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक स्तर पर पूरी तैयारी हमारी हो। हमारा बूथ स्तर तक का संगठन मजबूती के साथ में चुनाव के लिए तैयारी करे, इसके लिए वहां के लिए पार्टी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। आप किससे हैं? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान जारी करते हुए प्रदेश के सभी बीजेपी सांसदों से एक बड़ी मांग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए की है। गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा सदन में पैन खंडा के लोगों को जो आरक्षण दर्जा मिला हुआ है उसके तहत केंद्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने ये मांग सदन में उठाई, इसके लिए वह महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन महेंद्र भट्ट केवल एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। इसलिए महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग सदन में संसद में करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मानक तय है, संविधान में इसका उल्लेख भी किया गया है। उनको उन मानकों के बाहर कोई निर्णय नहीं हो सकता है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किन किन क्षेत्रों को ओबीसी और जातीय क्षेत्र घोषित करती है, इसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले करती है। संसद के निवर्तमान सत्र में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदस्य श्री महेंद्र भट्ट जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। श्री महेंद्र भट्ट जी ने पैन खंडा को केंद्रीय स्तर पर भी, जो वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैन खंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। देखिए, ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है। उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करती है, कुछ जाति को ओबीसी घोषित करती है, उसके बाद ही केंद्र निर्णय करता है। जहां तक पैन खंडा क्षेत्र का विषय, मैंने राजस्थान विषय को उठाया और मुझे बताते खुद कुछ समय पहले केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के चलते मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित हो गई थी, जिसे अब कांग्रेस पार्टी दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। और इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ क्षेत्र के प्रशासन से लगातार संपर्क में है। जैसे ही केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग बन जाएगा तो जहां से यात्रा स्थगित हुई थी वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें यात्रा को शुरू करने का जिक्र किया गया है और उन्होंने कहा है कि जो यात्रा है वो फिर से कांग्रेस शुरू करने की तैयारी में है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसके पहले भी कांग्रेस ने यात्रा शुरू की थी, जिसमें तमाम लोगों का समर्थन भी मिला था, जिसके बाद से अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की केदारनाथ जो है वो प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा है, जिसको फिर से शुरू करने की पहल की जा रही है। कांग्रेस के द्वारा ये यात्रा निकाली जाएगी। इसके पहले भी ये यात्रा कई दिनों तक चली थी उत्तराखंड में और एक बार फिर से जो है इस
यात्रा को शुरू करने के लिए सुचारू रूप से करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान सामने आया है, जिसमें तैयारी करने की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। अनुकूल में परिवर्तित होंगी और वहां का प्रशासन से हम लोग संपर्क में है। जैसे मार्ग बन जाएगा पैदल मार्ग, क्योंकि पैदल जाके ही जल चढ़ाने की बात हम लोग ने संकल्प लिया है, तो हम इसको दोबारा से जहां हमने इसको रोका था, स्थगित किया था, वहीं से आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है 10, 11, 12 में से कोई डेट ऐसी निकलेगी, तब तक मुझे लगता है कि मार्ग जाने लायक शायद बन जाएगा और हम इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के बंपर तबादले किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर दायित्व में भी बदलाव किया गया है। मणिकांत मिश्रा को उधमसिंह नगर का एसएसपी बनाया गया है। वहीं आयुष अग्रवाल टिहरी के एसएसपी बने हैं और वहीं श्वेता चौबे को सेनानायक आईएसपी की जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही अर्पण यदुवंशी को सेनानायक एसडीआरएफ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश सरकार निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है और बात करें ग्राम पंचायत में परिसीमन की, तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। सभी 13 जनपदों में परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है और इस विषय को लेकर विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने कहा है कि पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन 2024 के निर्वाचन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें इस बार 50 नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो वहीं 13 ग्राम पंचायत को समाप्त किया गया है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी है 2024 के निर्वाचन के लिए। इस बार कुल 50 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और 13 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया है। इस तरह से कुल
37 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस समय हमारे पास 7,795 ग्राम पंचायतें थी, जो बढ़कर अब 7,832 हो गई हैं। इसमें हरिद्वार भी इंक्लूड है टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या में। ऋषिकेश आवास विकास सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूल के छात्रों ने अपने अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक और मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और प्रबंध समिति के द्वारा विद्यालय के सभी आचार्यों का सम्मान हुआ, जिससे वो बेहद खुश हैं। और वहीं बंगाली समुदाय के आरक्षण पर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर उत्तराखंड के बंगाली समुदाय के अलावा क्षेत्र के पंजाबी समाज के लोगों में भी रोष है। पंजाबी समाज के लोगों का कहना है कि बंगाली समाज और पंजाबी समाज आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभा चुका है और साथ ही सिख और बंगाली समाज के कई लोगों ने आजादी में अपने जीवन की आहुति दी है। %5 मतदाता बंगाली समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय अजय भट्ट जी के साथ खड़ा था। और बंगाली समाज, मैं फिर कह रहा हूं, वो पूजनीय है। हमें जो शब्द उन्होंने कहे मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं बंगाली समाज से पुनः क्षमा प्रार्थी हूं कि मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो शब्द कहे, मैं बंगाली समाज से मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूं और ऐसी चूक आगे से भी कहता हूं कि कोई और व्यक्ति भी ना करे। किसी भी समाज के लिए बोलने का किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान जी विधायक जी, अच्छी बात है, वो अपनी बात कहने का उनको अधिकार है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि किसी को भी गाली देने का अधिकार उनको है। एक ऐसा जाति के लोग, बंगाली समुदाय के लोग जो हमेशा मिलजुल कर रहते आए, अगर हम इस तरीके से कहें कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात हमसे कही, समाज में, संसद में ये बात कही कि मैं जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन हम अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। और देखिए, ये मुन्ना सिंह चौहान का जो भाजपा के एक नेता हैं, विधायक हैं, उनका बयान है पूरी तरह गलत है। उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, उन्हें क्षेत्र की जानकारी नहीं है, उन्हें भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। सबसे ज्यादा जो दर्द विभाजन का भारत की जब टुकड़े हुए, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बात 71 में बना, इन लोगों ने और पंजाबियों ने झेला 1947 में, और उनको यहां पर भूमि आवंटित की गई थी 1947 में, 1952 में, 1971 में बंगालियों की बात करें तो। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट खुमाड़ में आजादी की लड़ाई में शहीद हुए खीमानंद गंगाराव सहित बहादुर और चूड़ामणि को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा, सल्ट विधायक महेश जीना, बीजेपी जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट सहित बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि खुमाड़ के जांबाजों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शहीद स्थल खुमाड़ पर हेलीपैड बनाने की घोषणा की और इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों के गांव के लोगों को भी जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने शहीद स्थल पर हेलीपैड बनाने के लिए ग्रामीणों से भूमि उपलब्ध कराने की अपील की है। शहीद दिवस के माध्यम से सल्ट खुमाड़ को प्रतिवर्ष दर्जनों सौगातें मिलती आ रही है और वर्तमान में इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक महेश जीना जी और इस क्षेत्र से सांसद के रूप में अजय टमटा जी, दोनों ने राज्य की तरफ से और केंद्र की तरफ से उन अमर वीरों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रतिवर्ष आज सल्ट लगातार उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ और विकास की गति को आगे, अभी हमने जिक्र किया, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं आज सल्ट में निर्माण कार्यों की, सड़कों की, पेयजल की तमाम क्षेत्रों में चल रही हैं। तो निश्चित रूप से आज सल्ट की जनता ने स्वागत, अभिनंदन किया दोनों नेताओं का और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अभी ऐसा आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के यहाँ, लेकिन अचानक ही कुछ आवश्यक काम करने की वजह से वो नहीं आ पाए, उनका संदेश मिला है और जल्दी हम एक और प्रोग्राम लगा के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था
कि कुछ घोषणाएं मेरी तरफ से आप कर देना, लेकिन मैंने इसमें जान के नहीं की। मैं चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी आए तो छप्पर फाड़ के हमें देके जाए, खाली बूंद बूंद से हमारे सल्ट का गुजारा नहीं होने वाला। और इसलिए हमने वो 2-3 घोषणाएं नहीं की, क्योंकि हमारा कम से कम 10-15 घोषणा कराने का हमारा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी से था। और हम कोशिश करेंगे जल्दी सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा प्रोग्राम लगाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने जमरानी बांध परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 3700 करोड़ रुपए की जमरानी बांध योजना का पहला चरण का काम 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रभावित लोगों को मुआवजा देना और उन्हें दूसरी जगह स्थापित करने का काम शुरू होगा। साथ ही जमरानी बांध में प्रभावित होने वाले 6 गांवों को शिफ्ट करने के साथ साथ ही संबंधित क्षेत्रों में पानी डायवर्जन के लिए 2 टनल बनाई जाएगी। इसके बाद बांध का निर्माण कार्य शुरू होगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि लगभग 5 साल में यह बांध बनकर तैयार होगा, जिसमें विद्युत उत्पादन से लेकर पेयजल और सिंचाई के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगे। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को त्वरित गति से कार्यों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। रानी का जो प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ड्रिंकिंग वाटर, 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, और इसमें टेंडर अवार्ड हो चुका है। काम अब शुरू होना है। जो टोटल प्रोजेक्ट टाइम है ये 5 साल का है, और अभी जो काम होने हैं, एक तो फिजिकल काम जो डैम पे होना है वो है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो रिहैबिलिटेशन का। यहाँ पे जो गांव अफेक्ट हो रहे हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई थी। सबसे एक कैटेगरी तो वो है जो यहाँ से फिजिकली उनको हम यहाँ से दूसरी जगह दे रहे हैं। किच्छा में उस साइट को भी मैं देख के आया हूँ। तो पहले फिजिकल की बात करते हैं तो सितंबर 15 के आसपास से वरिष्ठ बीजेपी नेता और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पंडित राजेंद्र अंथवाल को प्रदेश सरकार द्वारा लगातार तीसरी बार राज्य गौसेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड में गौवंश के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले पंडित राजेंद्र अंथवाल ने एक बार फिर से गौसेवा आयोग में अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश सरकार और संगठन का आभार व्यक्त किया है। ये तो हमारे संगठन का और सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश संगठन का आभार है। मैं 46 साल से काम कर रहा हूं और कभी इधर उधर नहीं देखा, संगठन का ही वो रहा, शायद उसी का नतीजा है। और हम इस समय गौसेवा आयोग पूरा देश में नंबर 1 काम कर रहा है। और हमारी सरकार जो जितना गौ सेवा के लिए कर रही है। ऋषिकेश कोतवाली में ट्रांसफर होकर आए नए पुलिसकर्मियों को एसपी देहात लोकजीत सिंह ने कानून और नियमों का पाठ पढ़ाया। एसपी देहात ने पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस देने की सलाह दी है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर पुलिसकर्मियों को विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि शहर में शराब और नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए नई और पुरानी पूरी पुलिस टीम को ब्रीफ किया गया है। अभी एसएसपी महोदय द्वारा कुछ ट्रांसफर किए गए थे, तो अब नई टीम आई है, नई टीम गठित हो रही है। तो यहाँ पे पुरानी और नई टीम मिला के सबको ब्रीफ किया गया है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ ऋषिकेश क्षेत्र की क्या चुनौतियां हैं, क्या यहाँ पे किस तरह से कार्यशैली रहनी है, नशे के विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई होनी है, और जो एक टूरिस्ट प्लेस है, तीर्थ नगरी है, उसमें लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना है, ये सारी चीजें यहाँ अपने स्टाफ को हमारे द्वारा ब्रीफ किया गया है। सर, उनसे कुछ मासिक फीडबैक भी लिया जाएगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगी उनकी? हाँ, देखिए, बिल्कुल, अगर उनको यहाँ इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर नियुक्त किया गया है कि वो अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे और नशे के विरुद्ध और जो यहाँ की अन्य चुनौतियां हैं उनमें बेहतर अपना कार्य निष्पादन करेंगे, और इसका हर महीने आकलन किया जाएगा। अगर वो यहाँ अपना परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उनको फिर आवश्यक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। रिखड़ीखाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बुंगलगढ़ी में कार्यरत परवेश कुमार नाम के शिक्षक पर नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर उसका अपहरण करने का आरोप है। वहीं छात्रा के परिजनों की तहरीर पर शिक्षक के खिलाफ अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है।
थाना खलीसैन में एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक 17 वर्ष की बालिका किसी व्यक्ति के साथ चली गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 137 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत बालिका को आज सुबह रिकवर किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। और खबर बाजपुर से, जहां पर बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई की गर्भवती बहन की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। सामने हमने भारी पुलिस बल तैनात किया, असलेबंद कांस्टेबल हेड कांस्टेबल तैनात किया, पूरे गांव का कॉम्बिंग किया, लड़के के घर वालों के सबको लाकर हमने विस्तृत पूछताछ करी। तो इससे हो गया, प्रेशर बढ़ गया और हमने पूरा जंगल को कॉम्बिंग करा तो कहीं वो मिला नहीं। तो उसी बीच में वो फोन स्विच ऑफ करके वो पहुंचता है स्वार में, फिर फोन खोलने के प्रयास करते हैं। तब तक हमारी पूरी टीम उसके पीछे पड़ गई थी। तो इधर शव को कब्जे में लेकर हमने पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी और उसके बॉडी के अंदर से बिट होता है, जो कारतूस का बिट हो गया और पैलेट्स हो गया, सब निकाला गया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महोदय का निर्देश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री